बिल का इंटेंट है, जो कंटेंट है, उस पर बातचीत की जरूरत है, बहस की जरूरत है, लेकिन वो तो वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन ये बहस कब होनी थी? ये बहस तो तब होनी थी ना जब इस बिल को कानून की शक्ल दी जा रही थी। उस वक्त बहस का आलम क्या था, सरकार की कार्यशैली क्या थी, मंशा क्या थी, ये इतिहास ने दर्ज कर लिया। समकालीन लोग भले दर्ज करें ना करें या उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, बड़ा विशाल बहुमत है, इस बहुमत के साथ एक विशाल हृदय की भी जरूरत है, और उस विशाल हृदय के आदेशानुसार किसानों की बात सुनिए, इसे वापस लीजिए। और सभी को इंतजार करते हैं किसान आंदोलन पे। उन्होंने कहा कि मैं किसान आंदोलन को तो पवित्र मानता हूं, लेकिन जो आंदोलन जीवी है उन्होंने इस आंदोलन को अपवित्र किया, नुकसान पहुंचाया। ये कौन सा आंदोलन है जिसमें मोबाइल टावर तोड़े जाते हैं, जिसपे टोल पे काम नहीं करने दिया जाता है? मैं तो सीधे कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप इस आंदोलन को पवित्र मानते हैं, आपके उन मंत्रियों के बारे में हम क्या बोलें जो इन्हें खालिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े और माओवादी बोलते हैं। आपकी चुप्पी तस्दीक करती है कि आपने डॉग विसिल पॉलिटिक्स को अलाउ कर दिया है, कि आप एक जुबान बोले, बाकी लोग एक जुबान बोले। डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि कोई भी इन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहे, ये चोट पहुंचती है, उचित नहीं है। फिर लोग चुप क्यों नहीं हो रहे? और उसके बाद जो सबसे अशोभनीय हरकत हुई 26 जनवरी को, उसमें जिस व्यक्ति विशेष का नाम आया, उनकी तस्वीरें किन महापुरुषों के साथ है, क्या ये अनुसंधान का विषय नहीं? एक आंदोलन के तेवर को, मर्म को, मिजाज को समझने के लिए लोकतंत्र में एक खास मिजाज चाहिए। लेकिन सर, अगर अधीर रंजन चौधरी ने भाषण दी, जो हालांकि टीएमसी ने वॉकआउट किया, कांग्रेस पार्टी कृषि कानून को लेकर अपना स्टैंड पार्लियामेंट में ठीक से नहीं रख पाई, ठीक से नहीं कह पाई, क्योंकि अधीर रंजन साहब कहते हैं कि भाई कुछ स्टेट को फायदा है, कुछ को नुकसान है, ऐसा बिल नहीं लाना चाहिए जिस बिल से सबको फायदा ना हो। क्या कांग्रेस उपापोह की स्थिति में है? नहीं, मैं नहीं मानता। कई दफा अलग अलग सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, और मैं अगर इतिहास को भी, आज मैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स देख रहा था, कई दफा भाजपा का भी पोजीशन मैं समझता हूं 2004 से 9 और 9 से 14 के बीच में दोनों सदनों में अलग अलग रहा। उहापोह कतई नहीं है। आर्टिकुलेशन में हो सकता है कि समग्रता में चीजें ना मिलें, लेकिन एक तो स्पष्ट है कि ये बिल खेतीहर समाज का विरोधी है। अब उसमें किंतु परंतु अगर मगर की गुंजाइश हमेशा रहेगी, लेकिन इतना है कि ये खेतीहर समाज के खात्मे की इबारत लिखता है और वहां कोई संदेह शंका की गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ प्रियंका जी ने तो अरबपतियों को बनाने वाला कानून है, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इस कानून को खत्म करेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का जरिया मानती है? नहीं, मैं तो सीधे मानता हूं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन ये कानून से पहले खत्म होगा। इस तरह के विशाल आंदोलन के समक्ष कोई भी हठधर्मी सरकार, गुरूर और अहंकार से भरी सरकार टिक नहीं पाएगी। एक और महत्वपूर्ण जो खबर है, अंडर स्तरीय बातचीत हुई चीन और भारत के बीच 9वें दौर की, उसमें ये सहमति बनी कि पेंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से बुधवार के दिन से ही योजना के अनुसार दोनों तरफ के सेना जो है वो डिसएंगेजमेंट होंगे, हटेंगे। नहीं, हम तो मान लेंगे, हमें चाइना पे भरोसा नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूं। अभी हाल ही में जनरल वीके सिंह के स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट आया है उधर से, या जब आप सेमी परमानेंट और परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो मेरा सीधे मानना है कि चाइना के बरक्स हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और अपनी हुकूमत से भी कहूंगा, पूरा देश आपके साथ है, नाम लेने में परहेज मत करिए, तमाम वैश्विक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। कोशिश हमारी, अगर एक पड़ोसी के बारे में हमारी स्पष्ट राय है, तो दूसरे के बारे में एम्बिग्यूटी के साथ कदम आगे नहीं बढ़ाना है। एक चीज सर है, जो दंगे हो चेहरे पर कितना एक लौहान दाग देता है, लेकिन ममता जी ये कहे कि भाजपा को सत्ता में लाने का मतलब है दंगा को प्रोत्साहन देना, भाजपा को जो वोट देगा इसका मतलब हुआ वो दंगाई पार्टी को वोट देगा। देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि चुनाव के समय में कई तरह के अतिरिक्त के भाषण होते हैं। आज आपने ममता जी का भाषण चुना, हम भूल नहीं सकते कि किस प्रकार की जुबान ममता जी के लिए, अभी कहा गया ना, निर्ममता, वो कम खतरनाक जुबान है। ममता और निर्ममता, और किन्होंने कहा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश की राजनीति में एक ऐसा अवसर आ गया है कि हमें यह तय करना होगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अपनी जगह, बाकी चीजें अपनी जगह।
इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में संवाद का स्तर लगातार गिरता जा रहा और ये बीते 6-7 वर्षों में ही ऐसा क्यों हुआ है? उससे पहले भी तो हम लड़ते थे चुनाव, पार्टियां जीतती थी, पार्टियां हारती थी, लेकिन ऐसी जुबान नहीं बोली जाती थी। लेकिन आपको लगता है लोकतंत्र को दिखाने के लिए शब्दों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं तो सीधे तौर पर यह कहता हूं कि गुस्से और नफरत को शब्दों के लिए ढाल बनाने का अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा ना, तो अगर 10 अध्याय की किताब होगी तो 9.5 अध्याय भाजपा के नाम होंगे, बाकी आधे में पूरे देश की सारी पार्टियां होंगी। लेकिन इतने आरोपों की वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा के लिए बंगाल जा रहे हैं। बिल्कुल जाए, मैं चुनाव का वक्त है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब गृह मंत्री है, लेकिन ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि वो देश के गृह मंत्री है। एनआरसी और सीएए में बंगाल में एक जुबान और असम में एक जुबान नहीं चलेगी, समग्रता में उनको सोचना होगा। वो जिस कुर्सी पे हैं उस कुर्सी पे सरदार पटेल थे, उस कुर्सी के पीछे एक इतिहास है।